हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, एग्जाम्पल होंगे एंड स्ट्रैटेजी होगी। पहले बात एक क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वो वीडियो नहीं होने वाला कि 2 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सारे फर्जिफिकेशन नहीं है। यहाँ जो भी होगा कॉन्सेप्ट से होगा। आपको अपने 40 to 45 मिनट्स देने होंगे। अगर वो दिए तो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो वो आपको एग्जाम में टाइम नहीं खाएंगे, आपको मदद करेंगे वो स्ट्रैटेजीज, वो टिप्स, जिससे कि आप कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जैसा कि मैंने बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और भी कई नाम से जाना जाता है। जैसा कि एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक लैंग्वेज है। इसके बाद आपके स्कूल टाइम में अनसीन पैसेज आता था, तो इसे अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। और अगर इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोला जाए तो इसे आरसी के नाम से भी जाना जाता है। आर फॉर रीडिंग, सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इज माई पॉइंट क्लियर? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखता कैसा है। ठीक है, तो देखो यार, एक छोटी सी बात है जो आप सबको याद रखनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी कॉम्प्रिहेंशन हो, एरर स्पॉटिंग हो, वोकैबुलरी हो, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए उसका डायरेक्शन कि वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं पढ़ते। तो जैसे कि यहां लिखा है, यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विद 5 क्वेश्चन फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। तो एक जनरल आइडिया लगा कि भाई मेरे पास एक पैसेज होगा, जो पैसेज हो सकता है मैंने कभी ना देखा हो। ठीक है, ये लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। और उसके बेस पे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए पैसेज कुछ ऐसा होगा, अलग अलग एग्जाम में साइज मैटर कर सकता है। जैसे कि आपके सामने जो पैसेज रखा है ये रफली 300 to 400 वर्ड्स का है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां लगभग 700 to 1200 वर्ड्स तक का आ सकता है। एसएससी में 300 to 500 वर्ड्स का आ सकता है। अगर इसी तरह की स्टेट पीएससी की बात करी जाए तो 200 से लेकर के 400-500 वर्ड्स तक के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आप किस एग्जाम में बैठ रहे हो। ये वीडियो आपको सारे एग्जाम में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीएससी में मदद करने वाला है या फिर एसएससी में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मदद करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, पहले समझो क्वेश्चन कैसा आता है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियन पीपल, तो मतलब पैसेज में कहीं ना कहीं ऑथर के बारे में होगा कि भाई ऑथर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। एक क्वेश्चन बना इंडिया डू नॉट डू एनीथिंग बेनिफिशियल टू सोसाइटी अनलेस। एक क्वेश्चन बना द ऑथर सेज दैट इंडिया, मतलब भारत कुछ कह रहा होगा। फिर इस तरीके से ऑथर सजेस्ट दैट, ऑथर कुछ सजेस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे ऑथर कुछ इंडिया के बारे में कह रहा है। और इसी तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन आता है जहां पे बात कर रहा है व्हाट वैल्यू डज द ऑथर वांट टू बिल्ड इनटू द एजुकेशनल सिस्टम, कि मतलब भारत जो आपका ऑथर है वो क्या चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या वैल्यू चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने एक पैसेज आता है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जो भी पैसेज आपके सामने आ रहा है ना, उसको आप, और या उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको अपने पैसेज के बेसिस पे ही सॉल्व करने हैं। पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है या जो भी पैसेज आपके सामने आ रहा है उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाने का मतलब कभी भी आप उसमें अपनी नॉलेज को मत जोड़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कंसर्न एग्जाम कौन कौन से हैं। अभी ये देख लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज कैसा दिखता है। तो आप बैंक पीओ की या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पे एसबीआई हो सकता है, आईबीपीएस हो सकता है, आरआरबी या आरबीआई। इसी तरीके से अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो एलआईसी, यूआईआईसी, एनआईएसीएल। ठीक है, फिर एसएससी की बात करें तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी में आईएएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है। या ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम, आप पंजाब पीएससी दे रहे हो, आप महाराष्ट्र पीएससी दे रहे हो, आप यूपी पीएससी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। मैं इससे रिलेटेड चीजें बताता जाऊंगा, समझने की कोशिश करते जाना। व्हाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले ये जानने से पहले कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये जान लेते हैं कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा क्या जाता है। आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ रखा है मैंने, इसको ध्यान देना। ठीक है, आपकी जॉब से जोड़ के बताऊंगा। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। मैं कहता हूं आप एक ऑफिसर बन गए हो, ठीक है, आप एक आईएएस ऑफिसर हो। अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होंगे तो आपके पास फाइल आएंगी।
अब आपके पास फाइल आएगी तो सीधी सी बात है कि आप उसे रीड कर सकते हो। जब रीड करोगे तो आप उससे अंडरस्टैंडिंग बिठाओगे कि भाई आपके शहर में कैसी समस्याएं हैं, किन चीजों पे काम करने की जरूरत है, इजंट इट। उसके बेसिस पे आप अपना कुछ एनालिसिस करोगे, कुछ अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज करोगे। ठीक है, मतलब आपने रीड किया तो आपको समझ में आएगा कि भैया समाज में समस्याएं क्या है। इससे आप एनालिटिकल अप्रोच लगाओगे, देखोगे कि वो समस्याएं सच में हैं। अब समस्याएं अगर हैं तो कौन सी समस्याओं को पहले फोकस करना है, किस किस लेवल पे है। क्योंकि देखो, अगर किसी कलेक्टर की बात करी जाए, जो जहां पे भी वो होगा, तो उस जगह पे डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वहां प्रॉब्लम बिजली से रिलेटेड भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो कौन सी समस्या को पहले सुधारना है, इसके लिए वो उस डेटा को यूज करेगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब उसमें से भी देखेगा कि रिलेवेंट डेटा कौन सा है और इररिलेवेंट डेटा कौन सा है, और जो भी रिलेवेंट डेटा होगा उसको अप्लाई करेगा। सर यही आपका पैसेज होता है। जो आपका पैसेज आ रहा है ना एग्जाम में, वो जबरदस्ती नहीं पूछा जा रहा। कल की डेट में आप कोई ऑफिसर बनने वाले हो, कोई क्लर्क बनने वाले हो, तो आपका खेल फाइल्स में होगा। आप इंडिविजुअली किसी से नहीं मिलेंगे, आप किसी की फाइल पढ़ के, किसी का डेटा देख करके ही अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अपना एनालिसिस का, अपने ब्रेन का यूज करेंगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे। ये बात समझ में आई? तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपका जो मिलना जुलना है लोगों से जरूरी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप नेता नहीं है, आपको फाइल्स के थ्रू काम करना होता है। इसीलिए जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है तो इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। जो आपका एप्ट है ना, एप्ट का मतलब समझ लो कि दक्षता से है, हिंदी में बोलते हैं दक्षता, आप इसे एबिलिटी भी कह सकते हैं। तो मतलब भैया आपकी दक्षता परखी जाती है कि आप कितने कम समय में समस्या का समाधान कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप समस्या के समाधान में ज्यादा समय लेते हैं तो भाई आपका मतलब ही क्या रह गया। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, तो यहां तक बात हो गई। तो कुछ बातें हैं जो याद रखनी होंगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। एक एक पॉइंट पे आऊंगा। मैंने पहले बोला है, मैं वो कुछ नहीं सिखाने वाला कि 2 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, सब बकवास की बातें हैं। जिसके पास राइट अप्रोच है, राइट एटीट्यूड है, वही सीखेगा। अब याद क्या रखना है भैया, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज ऑफ नाउ, बट यू कैन लर्न सम अप्रोचेस टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन ऑर्डर टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं है। मतलब अगर कोई ये कहता है ना कि मैंने बता दिया और इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होगा, तो सर उस टीचर से दूर हो जाओ सबसे पहले, वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको लॉजिक देता हूं, पर्जिफिकेशन की बात नहीं। देखिए सर, आपके सामने मान लो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं आप लोगों को कह देता हूं कि एक एडिटोरियल लिखो या एक पैसेज लिखो। ठीक है, आप 10 लोग हैं और 10 लोग अगर एक टॉपिक पे लिखते हैं तो क्या 10 लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा वो सेम होगा? क्या वो 10 लोगों के सेंटेंसेस सेम होंगे? क्या उनके आइडियाज सेम होंगे? आंसर आएगा नहीं। थोड़ा बहुत मिल सकता है लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो सर एक बात बताइए, एक ऐसा पैसेज जो आपके सामने आ रहा है, जिसके बारे में ना आपने कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, शायद आपको उसके बारे में कोई आइडिया भी ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पे जो एक अप्रोच बना के हमने पढ़ लिया है वो हमेशा सॉल्व होगा? बात समझ में आ गई? तो कोई एक जीता जागता नहीं, जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 × 8 32 होता है, तो ये फिक्स है, ये एक जनरल अप्रोच हो गया। बट यहां पे काम नहीं करता, इसके लिए आपको वेरियस फैक्टर्स पे काम करना होता है। वो क्या फैक्टर्स हैं हम आगे देखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। न्यू थ्योरी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स एन आर्ट। देखिए, इसके लिए आपको रीडर बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, ध्यान से देखना। और देखो, जो भी आर्ट होती है ना सर, वो प्रैक्टिस से आती है। आर्ट किताब पढ़ने बस से नहीं आती, वो आती है प्रैक्टिस से और अंडरस्टैंडिंग बिठाने से। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट मतलब जो शब्द लिखे हैं उसको प्रोसेस करने की एक एबिलिटी है। अंडरस्टैंड करना, उसकी मीनिंग मतलब जो भी उसमें शब्द दिए गए हैं उसको आपको समझना है। इसके अलावा टू इंटीग्रेट इट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नो, फिर इसको जोड़ना है जो कि रीडर जानता है। देखो सीधी सी बात समझो, एक ऑथर कुछ देगा,
उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, उस शब्दों को आपको समझना है। वो शब्द को समझेंगे, उनके जो मीनिंग निकल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट निकल रहे हैं, उनको जानेंगे और अपने ज्ञान से उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल स्किल्स की जरूरत होती है। वो फंडामेंटल स्किल्स हैं नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको पास शब्दों का अच्छा खासा समूह होना चाहिए। देखिए सर, आपके पास वोकैबुलरी का समूह होना चाहिए, आपको अपनी वोकैब पे काम करना पड़ेगा। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब वोकैबुलरी ही लाऊंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं पेड ग्रुप के, तो आपने देखा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन टैग करा दिया, क्वेश्चन टैग कराने के बाद मैंने आपका आर्टिकल भी करा दिया। अब मैं कुछ वोकैबुलरी पे वीडियोस लाऊंगा, फिर धीरे धीरे और भी चीजें देखेंगे। इसके अलावा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट, ये क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए सर, ज्यादातर लोगों के साथ इंग्लिश में समस्या क्या आती है कि वो लोग उस शब्द को याद कर लेते हैं, उसका मीनिंग कुछ और आता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, आपको अगर हिंदी में खुश होने की बात जानना है तो सिर्फ आप खुश होना ही बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं, या कोई ज्यादा कह दो कि तो बहुत खुश है। लेकिन इंग्लिश में इसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, एस्टॉनिश, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको सदमा लगा, झटका लगा, तो आप एक सरप्राइज वर्ड रटा रटाया बैठा लेते हो, लेकिन क्या है सरप्राइज वर्ड बर्थडे के अलावा कहीं और यूज करोगे, समझना। जैसे एक वर्ड होता है आपका फ्लैबागास्ट, एक वर्ड होता है सरप्राइज, ठीक है। फ्लैबागास्ट मींस भी झटका होता है और सरप्राइज मींस भी झटका मिलना होता है, मतलब कोई चीज अचानक से हो जाना। लेकिन सर दोनों का जो सेंस है वो अलग अलग जगह है। आपका बर्थडे है तो आप कहते हो एक सरप्राइज पार्टी है, ठीक है। वहां फ्लैबागास्ट नहीं होते। फ्लैबागास्ट मतलब हाथों पर रह जाना, मतलब तुम्हारे सामने कोई स्टंट कर रहा है और तुम कह रहे हो यार ये कैसे कर रहा है, तब सर आप वहां पे सरप्राइज नहीं होते, आप फ्लैबागास्ट होते हो। लेकिन अगर हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो दोनों के लगभग सेम आ जाते हैं। तो ये होता है डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और समझो। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, और मैं बोलता हूं इंडियन गवर्नमेंट हैज ओपनड द डोर फॉर द कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दरवाजे खोल दिए हैं दो दूसरे देश की कंपनीज हैं। भैया एक बात बताओ, ये जो ओपन द डोर लगा है तो ये इसका मतलब तो दरवाजा खोलना है। अब यहां पे दरवाजा खोलने का मतलब क्या है कि उत्तर में चलेगा, हिमालय में दरवाजा खोल रहे हैं, या फिर यहां पे नरीमन पॉइंट पे जो आपका इंदिरा पॉइंट है वहां पे जाके खोल रहे हैं। दरवाजा तो कोई नहीं है वहां पे। मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लॉज में, जो उनके लॉ हैं, उनके जो कानून है उस पर कुछ छूट दी है, जो उनके लेबर कानून है, लेबर लॉ है, उन पे कुछ छूट दी होगी, टैक्सेशन में कुछ छूट दी होगी, तभी तो दूसरी कंट्री की कंपनीज आ रही हैं। तो ये होता है डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट, और इसके लिए आपको रीड बहुत करना पड़ता है। अब यहां पे प्रॉब्लम वही बच्चे की आती है कि उसको कह दिया जाता है बेटा ये 2 मिनट में ऐसा हो जाता है, और शब्द की समझ कर नहीं पाता, गलती कर लेता है। इसके अलावा आपको क्या होता है, एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि कोई न्यूज आती है, ठीक है, जैसे मान लो अम्फान आया था, ठीक है, आप सबने सुना होगा। अब ये जो तूफान आया, इसमें सबसे पहले आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। मान लो अगर इसके ऊपर एक पैसेज लिखा जा रहा है तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। आप सबसे पहले तो इसके ओरिजिन को देखोगे, ओरिजिन के बाद आप इसके कारण को देखोगे कि भाई ये आया कैसे, उसके बाद उसने नुकसान किस तरीके से किया, एंड इसके बाद आप सजेशंस दोगे, कि पहले सजेशन दे दोगे, फिर उसके इफेक्ट को बताओगे, फिर कॉज को बताओगे, फिर ओरिजिन को बताओगे। ये तो नॉनसेंस हो जाएगा। यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप इसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज की, तो हर पैसेज को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो भाई कोविड-19 में क्या पहले ही आपको सजेशंस दे दिए जाएंगे? पहले तो थोड़ा अवेयर किया जाएगा ना, कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा ना। नहीं तो सोचो कोई तुम्हारे पास आए और सीधे बोलता है तुमने कल से मास्क पहन के आना, तुमको क्या ये क्यों ना पहन के आना। लेकिन अगर आपको यह पता चल रहा है कि भाई साहब कोरोना वायरस फैल रहा है, वो सीधे सीधे आपके लंग्स खराब करेगा, आपकी डेथ हो सकती है, अब आपको कोई कहे मास्क पहनना है तो आप उसकी बात मानोगे। आई होप अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज समझ आया, मतलब हर चीज सीक्वेंस में चलती है। डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट और सीक्वेंस समझ आया। सर ये पढ़ने का तरीका है, जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो इसी तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा सा और आते हैं आगे, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। आगे लिखा है
एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मेन थॉट ऑफ पैसेज, मतलब भाई वो किस बारे में बात कर रहा है। अब आपके सामने एक पैसेज है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पे ही तो लिखा होगा। अब जैसे अगर आप ध्यान दो तो अभी आपका यूएनएससी पे मीटिंग हुई जहां पे चल रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या भारत है उसको नॉन परमानेंट सदस्यता मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई वहां पे जो एक टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक क्या होगा कि इंडिया को कैसे मिलेगी सदस्यता, एक मेन आइडिया होगा उसका। ऐसा तो है नहीं कि यूएनएससी पे बैठ के तुम कोरोना वायरस की बात कर रहे हो, या फिर तुम बात कर रहे हो कि और भाई रेस्टोरेंट खुला कि नहीं खुला, या फिर बात कर रहे हो कि यहाँ पे डॉल्फिन के लिए एक नदी बनाई गई है। ये फर्जीफिकेशन हो जाएगा, मतलब कहने का कि कोई सेंस नहीं देता। हर एक पैसेज का एक मेन आइडिया होता है, उसी के बारे में बात करी जाती है। हम लोग खिचड़ी बना के बात नहीं करते। इसके अलावा ड्रॉ एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फेरेंस फ्रॉम पैसेज अबाउट इस कंटेंट, मतलब भाई सब वो किस बारे में कह रहा है और उस बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे ऐसे समझ लो कि प्लूटो मान लो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। मैं साइंस पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं पैसे जो लिखा, क्योंकि मैंने पहले एक बात बोली आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वो सब 8वें नंबर दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट है, टोटल 9 है। तुम कहोगे 8 है, मैं कह रहा हूं 9 है, मुझे दिमाग नहीं लगाना। अब सेकंड लार्जेस्ट है मतलब पहले नंबर पे कोई होगा, दूसरे नंबर पे होगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं भैया कि प्लूटो से 7 छोटे प्लेनेट भी हैं। समझ आया? अगर प्लूटो से 7 छोटे हैं, टोटल 9 है, तो प्लूटो दूसरे नंबर पे ही तो आया। समझ आया? तो ये इन्फेरेंस होता है। इसी तरीके से आपको जो आंसर देने होते हैं वो भी पैसेज के हिसाब से देने होते हैं। कई लोगों का समस्या ये है कि मान लो अगर उनको मिल गया कोई ऐसा पैसेज कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो या फिर ऐसा कोई सी न्यूज आ गई कि इंडिया ने आज तक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया ही नहीं। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो अभी न्यूज देखी थी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। तो देखो भाई, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। डू नॉट यूज योर ब्रेन। फिर इसके बाद आप टोन को डिटरमाइन करिए, उसकी टोन क्या है, ठीक है, मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है, वो प्रेज कर रहा है, मतलब तारीफ कर रहा है क्या। इसके अलावा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसका सिचुएशनल मूड, किस सिचुएशन में बात करी जा रही है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि वो असर्शन दे रहा है, मतलब कोई स्टेटमेंट दे रहा है या हाँ कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछना मतलब ऑथर, या किसी चीज पे कमांड कर रहा है, कमांड मतलब ऑर्डर देना, या रिफ्रेन कर रहा है मतलब मना कर रहा है किसी चीज को कि ऐसा नहीं करना, ये सजेशन में भी हो सकता है। फाइनली आपको ये जानना होता है कि ऑथर का या राइटर का पर्पस क्या है। भाई इतनी चीजें होती हैं पैसेज में, और ये कोई बहुत बड़ा सरदर्द नहीं है। अगर आप रेगुलरली एक पैसेज ही बहुत इज्जत से, शिद्दत से पढ़ना शुरू कर दो तो सर धीरे धीरे आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। इन चीजों पे स्टूडेंट नॉर्मली काम नहीं करता, इसलिए उसे कभी पैसेज नहीं आता। देखो मेरा तो एक बात मानना है, कुछ 4-5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और एक बात मेरा मानना है कि आज के समय पे जब से इंटरनेट आया है ना, 1-2 घंटे लगते हैं किसी टॉपिक को सीखने में, और ये जो 2-2 मिनट में सीखने वाला और सॉल्व करने वाला अप्रोच के चक्कर में जो मिलियन व्यूज वाले लोग जो वीडियोस देखते हैं ना, उससे एक नुकसान ये होता है कि वो बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी एक जगह पे एक टीचर से पढ़ के 1 घंटे में उस चीज को सीख लो, बार बार समय देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ऑल इन ऑल मैं पैसेज के बारे में ऐसा कह सकता हूं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कह सकता हूं कि आपके पास एक पैसेज होगा, ठीक है, पैसेज होगा तो सबसे पहले क्या करिए, देखो मैं एक बहुत अच्छा सा अप्रोच बताता हूं, इसको ध्यान देना। आपके सामने एक पैसेज है, ठीक है, ये मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। तो आपको सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि पहले वर्ड से लेके, ये जो पहला वर्ड आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, लास्ट वर्ड तक बस इसे पढ़ डालो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, इतना पढ़ लो। और इसके बाद आप क्या करो कि उसके मेन आइडिया को लेने की कोशिश करो। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। मेन आइडिया मतलब किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ये पैसेज पढ़ के समझ में आ जाता है। और जब आपको ये समझ में आ जाए तो आपको बस ये निकालना है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब स्टूडेंट की समस्या है क्या, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादातर स्टूडेंट की समस्या है वो ट्रांसलेट करने बैठ जाता है। भाई देखो, ट्रांसलेट करना ही नहीं है, डायरेक्शन में लिखा है क्या कि आपको ट्रांसलेट करना है, और क्या उसके मार्क्स मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। सर आप उसे पढ़िए, आपके सामने जो पैसेज लिखा है उसमें से आपको 80% वर्ड आते हैं, दैट्स माय गारंटी। आपने वो शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे। वो 20% वर्ड होते हैं जो परेशान करते हैं, ठीक है। आप बस ये आइडिया लो कि वो किस बारे में बात कर रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो काम करते हैं। लेकिन ये बात आप दिमाग में रखिएगा, एक छोटा सा पैसेज पढ़िएगा हल्का सा टाइम्स ऑफ इंडिया से, आपको समझ में आ जाएगा, और इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, काम हो जाना है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई।
अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझेंगे कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में कैसा आता है, कितना आता है। देखो, अगर आप बैंक एसएससी की बात करते हैं, ठीक है, तो बैंक के प्रीलिम्स में आपके 7 to 10 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन। जब आप बैंक के मेंस में बात करते हैं तो 12 to 15 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और एसएससी में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अदर एग्जाम्स की, कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बैंक एसएससी की तैयारी कर नहीं रहे, हम दूसरे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो देखो कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि किसी और एग्जाम की अगर बात कर रहे हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर बैंक में 30 नंबर का पेपर आ रहा है और उसमें अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो आपने देखा 1/3 यहां से आ गया। एसएससी में अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हो, 5 क्वेश्चन यहां से आ गए, तो 20% पेपर आपका यहां से आ गया, तो मतलब हल्के में नहीं ले सकते। और मेंस में आपके 200 क्वेश्चन और 200 में से 30 क्वेश्चन यहां आ गया, तो लगभग आपका 16-17% पेपर आपका एक जगह से आ रहा है। तो मतलब किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पढ़ना तो पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई। थोड़ी सी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको ध्यान से देखना। ये देखिए, अब बैंकिंग में किस तरीके की चीजें आती है। देखो, यहां पे से मैं बैंकिंग लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बैंकिंग नहीं है, ठीक है। अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो स्पेशली बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग जैसे टॉपिक आते हैं। अब करंट टॉपिक भी आने लगे, जैसे भी आपने आरआईसी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कोरोना वायरस, यूएनएससी अभी जो चल रहा है, वैक्सीन के बारे में आ जाएगा कि भैया कौन सी वैक्सीन बन रही है। अब जैसे एक तो कोरोना वैक्सीन हो गई, लेकिन अब सिर्फ कोरोना की वैक्सीन तो रहा है, टीबी के बारे में भी इतना कुछ चल रहा है। मोराटोरियम आपने पढ़ा होगा कि वो आजकल जो मिथ फैला हुआ है कि गवर्नमेंट ने सारे लोन माफ कर दिए, लोन नहीं माफ किए हैं, उन्होंने छूट दी है, ठीक है, कुछ समय की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो आजकल ऐसे पैसे जाते हैं जिसके बेसिस आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपके 700 to 1000 वर्ड या 1200 वर्ड तक के भी पैसे देखे जा रहे हैं। एसएससी में बात करें तो बेसिकली पहले स्टोरीज आती थी, रिसेंट इवेंट्स आते थे, लेकिन अब ये फिलोसफी और लिटरेचर तक से टॉपिक उठा रहा है, जहां पे आर्ट और साइकोलॉजी से भी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 300 to 500 होते हैं। लेकिन अगर यही आप स्टेट पीएससी की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया भैया 5 नंबर कम से कम तो आएंगे ही, और टॉपिक भी इसमें यही हो सकते हैं। कोई रिसेंट इवेंट उठा लिया, या अकबर बाबर की कहानी उठा ली, या फिर कोई सी पुराने समय की जब आपके चाइना के कुछ पिलग्रिमेज वगैरह इंडिया आए थे, या फिर इंडिया वाले कहीं गए थे, या आपका फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, ऐसे कोई भी स्टोरी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि उसे बैंक में ऐसा होता है, आपको पढ़ते रहना, कहीं से भी पूछ सकता है। यूजुअली आजकल है जो वो करंट टॉपिक के हिसाब से दे रहा है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो, डेली बेसिस पे ये चीज आएगी। अगर कोई सोचे कि मैं इस वीडियो को देख लूंगा मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, सॉरी, नहीं आएगा। मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। हाँ, जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप इसे रोज करते हैं तो जरूर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अप्रोच रखने पड़ेंगे। अब वो अप्रोच कौन कौन से, देखिए, आपकी आदत में होना चाहिए न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ना। मतलब आप रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते हो। कभी आप साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी आप फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो कभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी लव स्टोरीज पढ़ ली, कभी बॉलीवुड के बारे में पढ़ा, कभी इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ लिया। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है सर क्या न्यूज़पेपर पढ़ें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आप जो अपनी किताबें उन्हें भी इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गई। इसके बाद आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अनफेमिलियर वोकैबुलरी का एक अच्छा खासा समूह होना चाहिए। लोग वोकैबुलरी पे नोट्स नहीं बनाते या कभी उन पे काम नहीं करते, इसलिए वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइए। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी डाउनलोड कर लीजिए, 3-4 हजार वर्ड्स होते हैं, उन्हें रट डालो। देखो, समझ नहीं था, रट डालो। और ये मत सोचो कि नहीं मुझे याद नहीं हो रहा, मत होने दो, लेकिन उसे बार बार पढ़ो, बैठेगा दिमाग में। और उसको, अब कई बार ये भी कहा जाता है कि सर वो सेंटेंस में बनाओ। अब भाई देखो, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूं, तुम पंजाबी मीडियम से पढ़ के आए हो। अब कोई कहते हैं हमसे कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ, तो हमारी वहीं बत्ती गुल हो जाती है। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, जो आप वर्ड को याद कर रहे हैं, तो आप जितना पढ़ते जाओगे आपको न्यूज़पेपर वो मिलता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन वोकैबुलरी है जो न्यूज़पेपर में आती है। बना सकते हो सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते तो वोकैबुलरी रटो बैठ के, ठीक है। अब रटना कैसे, वो नोट्स बताऊंगा। रटने का मतलब ये नहीं कि बस रट रहे हैं, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए मैं बता रहा हूं,
कुछ तो रटना पड़ेगा, मतलब कुछ तो याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुन लिया कि नहीं समझना चाहिए और रूट वर्ड से कर लेना चाहिए। भाई रूट वर्ड से करने के लिए भी आपके पास कुछ शब्द होने चाहिए। जब मैं आपको सिखाऊंगा वोकैबुलरी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने की आदत आपके होनी चाहिए, जिसको कि आप रेगुलरली पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? आगे आओ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कुछ 8 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जो वेरी कर सकते हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ऐसा पूछा जाता है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का, टाइटल क्या है, आपका टोन या एटीट्यूड पूछ सकते हैं क्वेश्चन का, कैसी टोन है, आपका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इन्फेरेंस पूछ सकता है जैसा कि मैंने आपको भी बताया, फैक्ट बेस पूछेगा, फैक्ट मतलब भाई इंडिया है तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, बच्चे कितने हैं। इसी तरीके से एग्रीडीसी के क्वेश्चन भी होंगे और फिर वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा, डू नॉट वरी, बीच में नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज डिस्कस होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेन आइडिया क्वेश्चंस की। अब ये मेन आइडिया क्वेश्चन क्या है? तो देखिए सर, ये क्या होता है कि सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है ये, ठीक है, किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, जहां पे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है, दंगल देख ली तो कन्वे करना चाहती है कि हमारी बेटी बेटों से कम है के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप है वो कुछ ऐसा बनता है, सच एज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ध्यान से देख लो, इसको लिख लो। What is the main purpose or idea of the passage? What is the option implies the gist of the passage? Gist मतलब होता है समरी, gist मतलब मेन आइडिया भी होता है, मतलब आपके सामने बहुत बड़ी स्टोरी है। अब तुमसे कोई पूछे कि दंगल मूवी है या कोई मूवी ज्यादा देखता नहीं, तो मान लो दंगल मूवी, तो उसका जिस्ट क्या है, तो उसमें दिखाएगा कि वो देश के लिए खेलना चाहती है, जिस्ट हो गया ये। या फिर उससे पूछ सकता है कि समरी ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब इसके लिए आपकी कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बहुत ही ध्यान से देखो और ये देखने की कोशिश करो कि उसका आइडिया क्या है, मतलब वो पैसेज में क्या कंक्लूड कर रहा है। कंक्लूजन मतलब लास्ट में ही बताएगा आकर के आपको, ठीक है। और अवॉइड करो जो आपके सामने जनरल चीजें दी जाए या बहुत स्पेसिफिक दी जाए। बेसिकली ये जानने की कोशिश करो उसने किस बारे में बात करी है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो आप फिगर आउट कर लेंगे या कैप्चर कर लेंगे उस सारे एलिमेंट्स को जो कि मेन आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइटल क्वेश्चन की। अब ये टाइटल क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, जैसा कि आपके नाम में ही दिया है, ठीक है, कि भाई साहब ये आपका टाइटल पूछेगा, तो यू नीड टू चूज सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्यों होते हैं? क्योंकि अब मुझे क्या पता वो क्या सोच के बैठा है, और मैं तो अपने हिसाब से सही सोच सकता हूं। तो इसमें क्या होता है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द मेन आइडिया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यू नीड टू चूज द ऑप्शन। तो मेन आइडिया अगर मिल गया है, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, मतलब किन किन बातों पे बात कर रहा है। अगर मैं दंगल मूवी का अगर एग्जांपल देता हूं या सुल्तान मूवी का एग्जांपल देता हूं, तो उसमें मेन आइडिया क्या है कि भाई वो दो लड़कियां हैं जो लड़ना चाहती हैं देश के लिए, खेलना चाहती हैं देश के लिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है भाई फाइट, लेकिन अपने ब्रेन से, अपनी चीजों को त्याग के, जो अपनी कमियों को के ऊपर काम करके, कॉन्टेक्स्ट हो गया। स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपके सामने ना वर्ड्स दिए जाते हैं कई बार, जैसे मान लो वेरी, फ्यू, ऐसे टाइप के वर्ड दिए जाएंगे, आपके इडियम्स दिए जा सकते हैं। देखो मैं जनरल बात बता रहा हूं, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये सोचना पड़ेगा इसका टाइटल क्या हो सकता है, और लेकिन इसके लिए आपके सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका मेन आइडिया क्या है। इसी तरीके से अब बात आती है टोन की, ठीक है, कि टोन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में भी आता है, आपके पास शब्दों की पहचान बहुत होनी चाहिए। अगर आपके पास शब्दों की पहचान नहीं है तो आप थोड़ा सा नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कई चीजों का ध्यान देना होगा। सच ये एक तरह का इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे मैंने लिखा ही हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चन इज वन दैट रिक्वायर यू टू आइडेंटिफाई द टोन। इसके लिए आपको जज करना होता है एटीट्यूड ऑफ द ऑथर विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस टॉपिक, मतलब उसके टॉपिक से लेके उसका क्या है। मान लो तुमने किसी पैसेज के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है, तो तुम परेशान हो जाओ कि भाई ये तो ऑथर के बारे में पढ़ा था या पैसे के बारे में पढ़ा था, लेकिन सर तो हो सकता है कुछ अलग दिया हो। इन अनदर वर्ड्स, फाइंड आउट द इमोशन सेंटीमेंट विद विच द ऑथर हैज रिटन अबाउट द सब्जेक्ट। देखो सीधी सी बात समझो, अगर हमला हुआ है तो वो क्या करेगा,
अगर उसको दिखाना है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्रिटिसाइज करेगा, तो क्रिटिकल टोन हो गई। हमला हुआ है और गवर्नमेंट बहुत सही से लगी है, आर्मी लड़ रही है, तो फिर वो सजेशंस देगा, तो उसकी सजेस्टिव टोन हो गई। बस समझ आई ना। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, ओरिजिन, कॉज, इफेक्ट, आपका कंक्लूजन, समझ आई बात। इस तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, लाइक आपको थोड़े शब्द को देखना होगा, या फिर ये समझना होगा कि वो पॉजिटिवली बात कर रहा है, मतलब ऑथर अपने हिसाब से बात कर रहा है या तारीफ में कुछ कह रहा है, या ये देखना है कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है क्या, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनकी कुछ बुराइयां बता रहा है क्या, या फिर ह्यूमर दे रहा है, मतलब मजाक उड़ा रहा है, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा हार्श शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसलाइक कर रहा है क्या। इसके लिए सबसे अच्छा अप्रोच है वर्ड टू वर्ड पैसेज को पढ़ो, आपको टोन समझ में आएगी। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्या है, देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्थ पैसेज कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब मतलब ऐसा समझो कि मैंने जैसे आपके सामने कोई पैसेज रख दिया है, तो आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा। मैं आपके लिए कोई पैसेज लिख दूं तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि जो ऑर्गेनाइज पैसेज आपका दिया गया है फोर्थ पैराग्राफ का, ठीक है, तो वो क्या है, या फिर ऐसा पूछागा कि वो किस तरीके की चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, या जो सेकंड पैराग्राफ है, कई बार होगा क्या, आपके सामने एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, ये मान लो इतना बड़ा पैसेज, अब इसके 4 टुकड़े कर दिए, ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, अब इसमें पूछेगा कि ये जो पैसेज है ये क्या बताना चाहता है, ये वाला पैराग्राफ क्या बताना चाहता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज है, ठीक है। इस तरह के सेकंड को पूछ लिया, या फिर ये पूछ सकता है कि थर्ड पैसेज क्या फंक्शन कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। वो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आपको वर्ड थोड़ा सा ऐसे ध्यान सकते हो कि आपके सामने कुछ शब्द आ सकते हैं, सच एज, ऑल्दो, बट, आयरॉनिकली, ठीक है, तो इससे समझ में आता है। या फिर ऐसा हो जाएगा मोर ओवर, तो मतलब बात को आगे बढ़ाने का काम करना है तो मोर ओवर को यूज करेगा। तो यहां कुछ ऐसे शब्द होंगे, इस बात को याद रखिएगा। ओके, आपको डिटेलिंग अच्छी से करनी है तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। देखो एक बहुत चीज होती है, कई बार लोगों से बोला जाता है कि अगर तुम पैसेज पढ़ रहे हो ना तो जरूरी नहीं होता हर वर्ड को पढ़ो। सर जरूरी होता है, हर शब्द को पढ़ो, जरूरी होता है। जब पढ़ने की आदत डालोगे तब एक्यूरेसी मेंटेन होगी, ये तो तुक्का मारते रहो। भाई देखो 2 साल परेशान होने से अच्छा 1 महीने परेशान हो लो ना, याद रखना इस बात को मेरी। अब इन्फेरेंस की बात करते हैं। इन्फेरेंस क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम आरसीज एंड बेस्ड ऑन इन्फेरेंस, ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली पर्पस जानने की कोशिश करी जाती है थोड़ी, ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है तो उससे और एक मीनिंग क्या निकल सकता है, इसको जानने की कोशिश करी जाती है। इसमें जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के बनते हैं, लाइक इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब जो आपका पैसेज है उसे इन्फर्ड किया जा सकता है। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इससे क्या इन्फर नहीं किया जा सकता, जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव पूछा जाए, नॉट भी लगा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है व्हाट कैन बी इन्फर्ड व्हेन द ऑथर स्टेट, इससे क्या इन्फर किया जा सकता है जब ऑथर ऐसा कुछ कहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि तीसरे पैसेज में क्या कहता है, चौथे पैसेज में भी क्या कहता है, जब ऑथर आपको ज्यादा परेशान करना चाहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस भी दे सकता है, आजकल ये बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला बनेगा द सेंटेंस वाला हो गया, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय द लाइन। अगेन आपके सामने कोई लाइन दे देगा, ये ट्रिकी करने के लिए होता है, स्पेशली अगर बैंक एसएससी में मेंस लेवल में बात करी जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट पीएससी में तो अभी ये सब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और लास्ट में व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, तो अलग अलग शब्दों तो या बोला जाए प्लेसमेंट के हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगला बना आपका फैक्ट बेस्ड, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड में क्या होगा, ये काफी आसान होते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझ लो वही कि भाई ये आपका इंडिया है, ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बस समझ लो कि ये इंडिया है। अब यहाँ पे पूछेगा भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, ऑथर क्या कहता है, सजेस्ट क्या करता है, क्या कह रहा है, ऑथर ने मेंशन किया फॉलोइंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। या फिर वो पूछ लेगा 1964 में क्या हुआ। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही बनेगा, द पैसेज स्टेट्स दैट द ऑथर मेंशन द फॉलोइंग एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बात समझ में आ गई?
तो ये बेसिकली होता है कि आप कितने ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हो, आप डेटा कितने अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो आराम से इसको कर सकते हो, यहाँ पे कोई खास स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, आप कितने अच्छे तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, बस वही चीज यहाँ पे काम करेगी। इसके बाद आता है आपका एग्री एंड डिसएग्री क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली होता है कि ऑथर किसी चीज को पसंद कर रहा है या पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली एग्री विद, ठीक है, मतलब ऑथर किससे एग्री कर रहा है। तो उसी तरीके से एक दूसरा बन सकता है कि भाई किससे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऑथर सबसे कम किससे एग्री कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि ऑथर सबसे ज्यादा किससे एग्री कर रहा है, ठीक है। फिर द टारगेट ऑडियंस ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली, तो मतलब मान लो अगर कोई पैसेज लिखा है, अब मान लो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूं, तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो आपकी मेन ऑडियंस है वो कौन है, आप खुद सोचिए। तो उसकी जो मेन ऑडियंस है वो आपकी बैंक एसएससी या एज ग्रुप की बात करी जाए तो 18 to 24, 25 है ना। तो ये आपका हो जाता है टारगेट ऑडियंस टाइप से अलग हो सकता है पैसेज में, एक जनरल अप्रोच है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना, उसके बाद कभी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा हाउ वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड टू द असर्शन, मतलब ऑथर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा जो लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, ये मैं बहुत एनालिसिस से चीजें बता रहा हूं, आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपके सामने 3-4 क्वेश्चन दे दिए या 2 क्वेश्चन दे दिए, पूछ लेगा कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा। ये जो OWS लिखा है इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईडियम क्या है, फ्रेजल वर्ब दे दिया तो इसका मीनिंग पूछ लिया क्या है। तो ये आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ ट्रिक्स की एंड टिप्स की बात कर लेते हैं, फिर अप्रोच की बात करेंगे और रीडिंग कैसे इंप्रूव करनी इनकी बात करेंगे। आई नो वीडियो इज गेटिंग बिग बट इट्स ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप क्या करिए, इफ यू अंडरस्टूड द पैसेज करेक्टली यू कैन बी अश्योर्ड दैट यू कैन गेट ऑलमोस्ट ऑल द आंसर करेक्ट विच विल फेच हाई स्कोर। मतलब अगर आप अच्छे से समझ गए तो पैसेज आप आसानी से कर सकते हैं और आपके ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। बट कई बार क्या हो सकता है कि पैसेज काफी ट्रिकी होगा कॉम्प्रिहेंड करने में, इसलिए आप अपने मार्क्स काफी लूज कर सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच है कि रीड करिए, देखिए खूब रीड करिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप बुक से ही रीड करें या न्यूज़पेपर ही रीड करें। मेरे हिसाब से बीइंग अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई कैन टेल यू एंड आई कैन एश्योर यू, जस्ट रीड एनसीईआरटी, फोकस करो एनसीईआरटी में। एक तो तुम्हारी जीएस जीके अच्छी हो जाएगी और दूसरी तुम इंग्लिश में पढ़ोगे तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कोई न्यूज़पेपर पढ़ने के चक्कर में जरूरत नहीं है। इसके बाद अप्रोच की बात करते हैं। तो देखो अप्रोच कुछ ऐसा है, मेरे हिसाब से जो मैं आपको पैसेज कराऊंगा तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद पैसेज पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मुझे आइडिया लग जाता है कि किस बारे में बात कर रहा है, तो मैं सीधे सीधे पैसेज पढ़ते पढ़ते आंसर दे लेता हूं, इट सेव्स माय टाइम। लेकिन अगर आप पहले पैसेज पढ़ के क्वेश्चन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अप्रोच खुद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन आप प्लीज ये मत करना कि पहला क्वेश्चन पढ़ा पैसेज पढ़ने बैठ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर पैसेज पढ़ने बैठ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर पैसेज पढ़ने बैठ गए। ये बकवास की बातें हैं, आप अपने मार्क्स खो देंगे सर, याद रखिएगा। आपके मार्क्स चले जाएंगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच करो। मैं क्वेश्चन पढ़ के पैसेज में आता हूं। अब रीडिंग को इंप्रूव कैसे किया जाए ये बात आती है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टिप्स टू इंप्रूव रीडिंग। सबसे पहले तो ये समझो कि रीडिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से जो चीजें करनी चाहिए, रीड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़िए। देखो नॉवेल्स पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, इंटरेस्ट आता है तो पढ़ो, नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है। आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, बिजनेस मैगजीन हो गई, आर्ट मैगजीन्स हो गई या फैशन मैगजीन्स हो गई, आप पढ़ सकते हैं। और वही बात मेरे हिसाब से तो ये सब भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप सिंपली एग्जाम को फोकस कर रहे हो, रीड एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, दैट्स इट। एक तो नॉलेज बढ़ जाएगी, दूसरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों वाली इंग्लिश है तो कॉन्फिडेंस बढ़ना भी आसान हो जाता है। यहां द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं, समझ कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। और वैरायटी ऑफ टेक्स्ट वहां पे भी हो जाएगा ना, कभी साइंस पढ़ी, कभी पॉलिटी, कभी हिस्ट्री, कभी इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि आजकल पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं तो आपकी आंखों को आदत हो जाती है ऑनलाइन पढ़ने की। बट अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो भाई आप ऑफलाइन पढ़िए। और ऑफलाइन पढ़ते हैं तो क्या करिए, स्टफ्स को अंडरलाइन करते जाइए। प्रैक्टिस के समय आप अपने पेन पेपर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके सामने वोकैबुलरी आ रही है उसके लिए आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। एक डिक्शनरी है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, वर्ड वेब, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा
आप पेसर यूज कर सकते हो। पेसर का मतलब क्या है, इस बात को समझना। देखो होता क्या है कि जब भी आप पढ़िए तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके से अपने अंगूठे को या अपनी उंगली को लगा के पढ़िए, जिस तरीके से आप देखिए हाईलाइट हो रही है ना स्क्रीन, ये अगर ये आप करते जाएंगे ना तो एक चीज अच्छी होती है कि आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा और आप गलतियां कम करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे समझाऊं, अगर मान लो मैं कहीं पे भी हाईलाइट करता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया तो आपकी नजर वहीं जाएगी, मैं जहां हाईलाइट करूंगा बस वहीं नजर जाएगी इस समय, आप कहीं और नहीं देख पाओगे। मैं आपसे बात करते करते हाईलाइट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर ये फायदा है। इसलिए जब भी पढ़ो ना तो अपने थंब को या फिंगर को यूज किया करो। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप गलतियां नहीं करेंगे और आपका फोकस अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक समस्या आ जाती है कि हम पहली लाइन पढ़ते पढ़ते चौथी लाइन में आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहीं से एक दो बातें और हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो। रीडिंग की बात कर रहा हूं तो दो तरीके की रीडिंग होती है, एक होती है पैसिव रीडिंग, एक होती है एक्टिव रीडिंग। दोनों में फर्क समझ लो, आपका दिमाग थोड़ा सा और खुल जाएगा। ज्यादातर लोगों को जो रिकमेंड किया जाता है बहुत ही बकवास तरीके की चीजें होती हैं। आई नो मैं कैसे बात करूं, लेकिन मेरे शब्द कड़े, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि सारे शब्द पढ़ने नहीं होते। देखो ये है बकवास की बात, मैं नहीं मानता। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है तो। जब भी बात पैसिव रीडिंग की होती है तो मान लो आप एक रेस्टोरेंट जाते हो तो जो आपका मेनू कार्ड है आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, एक नजर देखते हो, वो हो गया। आप मार्केट में जाते हो, आपको बैनर्स दिखते हैं, आप एक नजर देखते हो गया। ये आपकी पैसिव रीडिंग होती है। एक्टिव रीडिंग क्या होती है? हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके मीनिंग को जानना, वो क्या कहना चाहता है इसको समझने की कोशिश करना। ये आपकी एक्टिव रीडिंग है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर ये एक्टिव रीडिंग ही रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंस याद रखना, पैसिव रीडिंग के चक्कर में मत पड़ना। पैसिव रीडिंग आपको काम करेगी जब आपकी जॉब ऑब हो जाए तब करना, अभी आदत डाल लो। क्योंकि जिंदगी में जो तुम्हें फाइल्स वगैरह यूज करनी ना, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपकी नौकरी खा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया वीडियो जिसमें हमने बात करी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसके लिए अप्रोच हो सकता है। एक वीडियो और आएगा अभी जिसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि जो आप रोज करेंगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।